सेना के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ को लॉन्च किया। तमाम खूबियां बताई गई, देश सेवा की बात की गई, पैकेज की भी बात की गई और सुनहरे भविष्य की भी बात की गई। इसके बावजूद अग्निपथ का जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। आग लगी बिहार से और बिहार के बाद यूपी, बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, माने 11 से अधिक राज्य जो है उसके प्रभावित हुए और ज्यादातर वो राज्य है जो बीजेपी शासित है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कुल मिलाकर के 17 जिले अब तक प्रभावित हो चुके हैं और हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामे के साथ फायरिंग भी हुई। तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों पर 13 राउंड फायरिंग की गई। एक शख्स की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हो गए जिनमें एक अति गंभीर है। अब से कुछ देर पहले नालंदा में भी ट्रेन फूंक दी गई। हालांकि तो बिहार में अनेक ट्रेनें फूंकी गई है, डिप्टी सीएम के घर पर पथराव किया गया है और साथ में तोड़फोड़ भी की गई है। नालंदा जो रेलवे स्टेशन है उसके जो टिकट की विंडो है उसमें लूटपाट करके 3 लाख से अधिक रुपए उड़ा लिए गए। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आज बलिया में एक बोगी को फूंक दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति रही यमुना एक्सप्रेस पर, जहां पर टप्पल पर आगजनी हुई, बसों को फूंक दिया गया, पथराव किया गया, मथुरा भी डिस्टर्ब रहा। इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार भी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्वनी चड्ढा जैसे तमाम मंत्री इस बात पे लगे हुए हैं और युवाओं से कह रहे हैं संयम बरतिए। जून से ही भर्तियां शुरू होंगी, दिसंबर में ट्रेनिंग होगी और अब तो 21 साल की उम्र को बढ़ा करके 23 साल भी कर दिया गया। हालांकि 1 वर्ष के लिए किया गया है। तमाम शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, लेकिन हिंसा रुक नहीं पा रही है। हिंसा, तोड़फोड़ लगातार जारी है। कौन है इसके पीछे? कौन ये सब कर रहा है? किसकी ये हरकत है? अब तक इस दिशा में 2 बयान आए। एक बयान तो आया है हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जो आज कानपुर में थे, बिहार के ही है और जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, ट्रेनें फूंकी गई है। उनका कहना है कि इसके पीछे राजद के गुंडों का हाथ रहा है। और दूसरे किसान आंदोलन से जुड़े राकेश टिकैत एक और जो युवा है उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ गलत तत्व घुस गए हैं जो हिंसा करा रहे हैं। सवाल ये उठता है ये कौन से गलत तत्व हैं? हालांकि एक बयान और आया है, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक है, बलिया में जरूर घटना हुई है, टप्पल में हुई है, मथुरा में हुई है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसके पीछे कुछ संगठनों का हाथ है। हालांकि उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को समझाने के लिए हम एक अभियान चलाएंगे,
हम प्रधानों से कहेंगे कि युवाओं को विश्वास में लीजिए, हम सरकारी तंत्र से कहेंगे कि युवाओं को विश्वास में लीजिए और उनको आश्वस्त कीजिए कि जो उनकी शंकाएं हैं वो निर्मूल है, आने वाला भविष्य उनका उज्जवल है, आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं। ये तमाम घटनाक्रम आज दिन भर चलता रहा, लेकिन बार बार सवाल ये है, हिंसा रुक क्यों नहीं रही है, क्या कारण है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए हम आपको परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे पास हैं ध्रुव प्रकाश गुप्त जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्र जी है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से श्यामदेव सिंह जी है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले ध्रुव प्रकाश जी, क्यों नहीं ये हिंसा रुक पा रही है? इतना तंत्र लगा हुआ है, हिंसा बढ़ रही है और अब तो ये हिंसा जानलेवा हो गई है। क्या कहना है इस बारे में आपका? कुछ तत्व वो राष्ट्र में अस्थिरता फैलाने के लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए जब प्रायोजित हिंसा होगी, इतनी तेजी से ट्रेन जला देना, बसें फूंक देना, ये एक आम आदमी का काम नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है, हमें एक योजना पसंद नहीं है, हम अभी मेरिट और डिमेरिट पर नहीं जाते हैं। तो क्या हर चीज का इलाज पथराव, गुंडागर्दी, बस और रेल फूंक देना, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना ही है? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? ये सोचना पड़ेगा। और ये जो भावना तिरोहित कर दी गई है राष्ट्रवाद की, उसका नुकसान आज पूरा देश, उसमें हम हैं, आप हैं, सभी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बस के अंदर अगर बस फूंकी गई तो बस में परेशान होने वाले केवल भाजपा के लोग रहे होंगे या सपा के लोग रहे होंगे या कांग्रेस के लोग रहे होंगे या राजद के लोग रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है। अगर ट्रेन फूंकी गई, ट्रेन रोकी गई तो सभी को तकलीफ हुई होगी। हमारा तो सबसे पहले कहना यह है कि देश में एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से विरोध होना चाहिए। यह हिंसात्मक विरोध बंद होने चाहिए हर हालत में। हम सोचते हैं कि हिंसात्मक आंदोलन करके हम कोई चीज मनवा लेंगे, कुछ कर लेंगे, उससे हमें हासिल क्या होगा? मैं आज तक ये समझ ही नहीं पा रहा हूं। ठीक बात है। श्यामदेव जी, ध्रुव प्रकाश जी ने 2 बातें की। एक तो कहा कि ये प्रायोजित है, कुछ गलत तत्व इसमें जुड़ गए हैं और प्रायोजित हिंसा है और ये राष्ट्र के हित में नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हिंसा जो हो रही है, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, वो इन नौजवानों को नहीं करना चाहिए। सरकारी संपत्ति उन नौजवानों की है। 135 करोड़ हिंदुस्तान के निवासियों का के कर से, टैक्स से बना है सब। ये उनकी संपत्ति है। उनके साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ। अन्याय फौज में भर्ती 1952 से लगातार हो रही है और पिछले 3 वर्ष पहले से भर्ती रुकी हुई है हिंदुस्तान में। 50 से 55 हजार सिपाहियों की भर्ती हर साल होती थी। पिछले 3 साल से 2019 से 20 से भर्तियां रुकी हैं, नहीं हो रही हैं। कोरोना काल का बहाना दिया गया। कोरोना काल में रैलियां होती रही, चुनावी सभाएं होती रही, लेकिन नौजवानों को सेना में भर्ती की रैलियां नहीं होती रही। आक्रोश है। उन्होंने परीक्षा भी दिया, कई जोन की परीक्षाएं हुई, रैली हुई, उनका रिजल्ट भी रोक दिया गया, आज तक नहीं आया। आक्रोश की बात है नौजवानों में। दूसरी बात, आपने ये 4 साल की जो अग्निपथ आपने अपने मन से कर लिया, बैठ करके तय कर लिया। सैनिकों, सेना अध्यक्षों को, वायु सेना अध्यक्षों को बुला करके उनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया और तय कर लिया, रक्षा मंत्री बैठ गए। अग्निपथ का क्या मतलब है? ये अग्निपथ पे तो प्रधानमंत्री जी खुद फेलोर हैं इस समय। पेंगांग झील के पास चाइना में 450 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी सड़क, 2 सड़कें बनाई चाइना ने। आज तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से बात नहीं निकली।
बोलते नहीं है, कहते नहीं है। चीन के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति का नाम नहीं लेते हैं, चीन का नाम नहीं लेते हैं, और पूछा जाता कहते हैं विस्तारवादी शक्तियां। विस्तारवाद करना देश के हित में नहीं है, विश्व के हित में नहीं है। इनके पास दम नहीं है कि चाइना का मुकाबला करें। दूसरी बात, ये 4 साल की जो भर्ती हो रही वर्मा जी, 15 साल की सिपाही रिटायरमेंट होता था सेना में, और 15 साल के बाद उसका प्रमोशन होता था। अगर प्रमोशन में जेसीओ हो गया, जेसीओ के बाद फिर 5 साल मिलता था, सूबेदार मेजर के बाद लेफ्टिनेंट होता था, कैप्टन होता था, मेजर होता था, कर्नल तक मैंने देखा है। सिपाही से कर्नल तक प्रमोशन गए। उनके भविष्य को आप कुठाराघात पहुंचा रहे हैं। 4 साल में क्या प्रमोशन होगा? 6 महीने की ट्रेनिंग है, 3.5 साल में क्या उसका जब्दा रहेगा? वो क्या सीमा पर लड़ेगा मन लगा करके? वो समझेगा हमको जाना है 3 साल बाद, वो क्यों लड़ेगा चीन हमला करके? ठीक बात है। आप देश के राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज तक सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग करते थे, कोई नहीं बोला, कोई विरोध नहीं, चलो भाई सरकार पास पैसा नहीं है। लेकिन आज आप पेंशन के नाते, पेंशन न देना पड़े नौजवानों को, फंड न देना पड़े, आप भागते हैं, सेना के बजट में कटौती करते हैं आप, ठीक बात। और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बात खोखला है प्रधानमंत्री योगी जी का, ठीक बात। झूठ बोलते हैं। और आज इन नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा, अन्याचार हो रहा ब्रह्मा जी। आज 4.5 साल बाद उनके अंदर आक्रोश है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा जी जीएमडी न्यूज के माध्यम से कि वो ट्रेन न जलाएं, बस न जलाएं, ये सरकार चाहती है जलाएं, आंदोलन करे। हिंसात्मक आंदोलन सफल नहीं होता है। ठीक बात। गांधी जी के रास्ते पर चलिए, सत्याग्रह करिए, लोकतांत्रिक ढंग से अनशन करिए, धरना दीजिए, अपनी मांग को, अपनी बातों को कहिए जनता के सामने। आपके साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता खड़ी रहेगी, बहुत अच्छी आपका बात। हर राजनीतिक साथ देगा, लेकिन हिंसा मत करिए। ठीक है बरोबर जी। आपने देखा कई पॉइंट उठे हैं। जी। एक तो धर्म प्रकाश जी कह रहे थे कुछ गलत तत्व, क्या आपको लगता है कि कुछ गलत तत्व हो गए? नंबर 1, और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रायोजित हिंसा है। लेकिन अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखें तो बिहार में वो नौजवान सड़क पर उतरा जिसका कहना यह है कि हम 2 साल से सेना में भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे। हमारा फिजिकल टेस्ट हो गया था, मेडिकल टेस्ट हो गया था, हम सारी व्यवस्थाओं के, हम तो केवल दरवाजे पे, कोरोना के नाम पर हमको रोक दिया गया था, और आज तो हम सड़क पर आ गए हैं। हमारी तो उम्र भी नहीं रह गई है, वो लोग सड़क पर आए। क्या कहेंगे इस बारे में? और वो कौन से गलत तत्व हैं जो हिंसा के मार्ग पर इन युवाओं को ले जा रहे हैं? देखिए वर्मा जी, कभी कभी डिबेट में दल से, जाति से और धर्म से, मैं धर्म प्रकाश गुप्ता इस कहूंगा, ऊपर उठ करके देश के लिए भी बात करनी चाहिए और देश के लिए भी सोचना चाहिए। जहां अगर पार्टी की नीति और रीत दोनों गलत हैं, देश में आपकी पार्टी का शासन है, तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि कभी हम लोग को, आज हमारे नीचे सपा लिखा है, ये अच्छी बात है। मैं समाजवादी पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं, मैं छात्र संघ का भी नेता रहा हूं, कानपुर विश्वविद्यालय में महामंत्री रहा हूं छात्र संघ का, कानपुर यूनिवर्सिटी का। छात्रों के बीच में रह करके हमने अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के कम से कम 15 वर्ष मैंने छात्रों के बीच में रहा हूं। उनके बहुत से आंदोलनों का मैंने हिस्सा रहा हूं, बहुत से आंदोलनों को मैंने अपने पीछे चलाया है और लड़ाई लड़ी है, सरकार से भी लड़ी है और अपने केंद्र के व्यवस्थापकों से भी लड़ी है और मैनेजमेंटों से भी लड़ी है। देखिए, छात्र सड़क पे उतरा है, हिंसक आंदोलन कर रहा है, ये बात नैतिक तौर पर सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। मगर जैसा कि धर्म प्रकाश गुप्ता जी ने भी कहा, या आज इनके आए हुए कानपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है, कि गुंडे हैं और कहीं पर अभी किसी और पार्टी के ऊपर आरोप लग जाए, किसी के ऊपर। देखिए, ये तो एक जनता के बीच में आप दूसरी, ये देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में, ये देश की सुरक्षा जुड़ा हुआ मामला है। जिस देश के अंदर हमने जन्म लिया है, जिस देश जात में हमने जन्म लिया है, हमको सर्वप्रथम अपने देश के लिए सोचना है। आज जो ये निर्णय हुआ सरकार ने, देखिए होता क्या है, स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर पढ़ाई करके ही आए हैं, हाई स्कूल इंटर उन्होंने क्लियर किया है, पास हुए हैं, आज वो नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर के अगर अभी आप आंकड़े निकालें तो सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे। जो आज ये सड़कों पे लोग निकल करके आए हैं, छात्र जो आज अपनी बात को कर रहा है, देखिए इनका कोई नेता नहीं होता, इनके अंदर कोई लीडरशिप नहीं है। ये सब अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग जिलों और मोहल्लों के हैं, कहीं पर एक जगह इकट्ठा हुए, उनको जो भी ठीक लगा उन्होंने वो किया।
हम लोग भी अपनी छात्र राजनीति में एक नारा लगाते थे, इतिहास तलवारों की नोकों पर वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इस नारे को हम लोग बड़ी जोर से लगाते थे और इसी को लेकर के हम लोग सरकारों से और संस्थानों के मैनेजमेंटों से लड़ जाया करते थे, छात्रों के हितों की मांग को रखने के लिए। आज जो छात्र अपने आप को जो वहां पर लगा है, तोड़फोड़ कर रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, मगर इसको किसी दल से, किसी व्यक्ति से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। जब छात्र आंदोलन करता है, आप हम लोग कानपुर महानगर की इसी पृष्ठभूमि बैठे हैं, हमारे डीएवी कॉलेज के श्याम मिश्रा जी हुआ करते थे, उन्होंने आह्वान कर दिया था देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कानपुर महानगर में आना था, उनका वो दौरा रद्द कर दिया गया था। वर्मा जी, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हो, ये घटना सबको मालूम है, ये फ्रंट पेजों में अखबारों में छपी थी कि छात्र संघ के विरोध के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कानपुर की सरजमी पे कदम नहीं रखा। तो देखिए, छात्र एक बड़ी मजबूत ताकत होती है। आज जिस तरीके से उनके अधिकारों का आनंद हो रहा है, देखिए एक भरोसा होता है, भरोसा हमें किससे होगा? हमें भरोसा सरकार से होगा, सरकार में कोई भी पार्टी हो, बात इसकी नहीं समाजवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक भरोसा सरकार से है क्योंकि जनता ने आपको चुन करके वहां भेजा है। भरोसे के रूप में हर नौजवान देखता है कि ये सरकार हमारे हितार्थ काम करेगी। जब हितार्थ की बात आती है तो वो बच्चा जो आज इंटर पास करके खड़ा है 17 साल की एज में, वो देख रहा है 12 साल से पिछले 10 साल की उम्र में जब वो था कि ये सरकार जब से आई, इसने देश के प्रधानमंत्री आए और टीवी में आकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी कर देंगे तो देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसमें 1 भी % कहीं कोई कमी नहीं आई। देश के प्रधानमंत्री का वो बयान झूठा साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपनी बात से गलत साबित हो जाऊं, मुझको 100 दिन का समय दे दें, वो जिस चौराहे पे कहेंगे मैं उस चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं देश से सारी चीजें खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री का बोला हुआ शब्द एज ए गजेटियर होता है, उसका बोला हुआ शब्द देश का प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रपति बोले, मुख्यमंत्री बोले, किसी भी दल के हों, मैं इस परिपेक्ष में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं वर्मा जी कि धर्म प्रकाश गुप्ता जी कोई बात लगे, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है कि अगर वो कोई भी अपने मुख से शब्द निकालते हैं तो गजेटियर हो जाता है, गजट में एक तरीके से उसको मान लिया जाता है। लेकिन ये जो अगर जिस तरीके से उन्होंने आकर के नोटबंदी को लेकर के आज मखौल हो गया, आज अभी अखबारों में छपा कि 500 के नोट की लगभग 101% उसके डुप्लीकेट नोट आ गए हैं, 2000 के आ गए 62%। उन्होंने हर नोट का जरिया दिया था कितने इतने परसेंटेज आज अपनी चरम सीमा पर है। बबरू जी, ये जो कौन सी ये मानसिकता है जो हिंसा की ओर ले जा रही है? आप हालांकि इसका विरोध कर रहे हैं, आपने भी छात्र जीवन में बहुत से आंदोलन किए, ऐसा क्या हो जाता है कि ये छात्र तोड़फोड़ करने लगते हैं, पथराव करने लगते हैं? ये क्या, क्योंकि आपके साथ भी और आपके समय में भी बहुत सी बातें ऐसी हुई, मुझे मालूम है। जब छात्र एक जगह पर, इनका हमने बोला ना, ये किसी दल से जुड़े नहीं होते, इनका कोई भी नेता नहीं होता। इन छात्रों में अगर आप 20 छात्रों को पकड़ लेंगे और पूछेंगे आप किसके हो, तो कोई कहेगा हमारे पिताजी है, हमने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, कोई वोट कहेगा मैंने दिया था लालू यादव को, कोई कहेगा रामविलास पासवान की पार्टी को दिया था। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे तो कोई कहेगा समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, सबको दिया। मगर जब इनके ऊपर की कोई बात आती है, आज इनके भविष्य की बात है। देखिए, इनके भविष्य की ये है, इन्होंने जीवन तैयारी करी हाई स्कूल से, इन्होंने, आप गांव देहात में सुबह 4 बजे सड़क से निकलते हैं, जब कहीं जाते हैं तो देखते हैं गांव देहात, असल में हमारी देश की सेना में रूरल इलाके का लड़का आता था, गांव देहात का, वही लड़का है, शहरी क्षेत्र का लड़का सीधे कंपटीशन क्वालिफाई करके लेफ्टिनेंट बनता था, कर्नल बनता था। और बहुत जो सैनिक होता था, बहुत मध्यम निम्न वर्गीय परिवारों से आता था। बाप उसका किसान है, 2 बीघा उसके पास जमीन है, किसी तरीके उसने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम कर लिया, इंटर कर लिया सरकारी स्कूल से, और अब उसकी उम्मीद है कि हम देश की सेना में जाएंगे, देश के लिए काम करेंगे, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने घर का जीविकोपार्जन भी करेंगे। ठीक बात। आज समस्या यहां आ गई, आज उसको 4 साल के लिए आपने कर दिया कि आप सिर्फ 4 साल के लिए जाएंगे और 4 साल में हम आपको इतना पैसा भी दे देंगे, आप मर जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया दे देंगे, आपकी टांग टूट जाएगी तो 43 लाख रुपया दे देंगे, क्षतिपूर्ति कर देंगे हम आपकी, वो आपको उसके बाद हम 25% को छांट देंगे। और 25% मतलब अभी तक देश में आप इन सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं वर्मा जी, 40,000 की आप 46,000 की भर्ती कर रहे हैं, 40,000 थल सेना में लेके जा रहे हैं, 3,500 वायुसेना में लेके जा रहे हैं और 3,000 आप नौसेना में लेकर के जा रहे हैं। तो जो 46,000 संख्या आप लेकर के जा रहे हैं, ये 46,000 संख्या में आपने कहा साहब मैं 25% छाट दूंगा, इतनी विसंगतियां हैं इसमें। जैसे जीएसटी इन्होंने लागू किया, इतनी विसंगतियों के साथ लागू किया, वो सबने देश के सारे लोगों ने साफ। देखिए, व्यापारी था, व्यापारी ने अपना विरोध व्यापारी तरीके से किया, किसानों ने अपना विरोध सैद्धांतिक तरीके से किया, देश के प्रधानमंत्री को आके क्षमा मांगनी पड़ी। 1 मिनट मैं आपको रोकता हूं। धर्म प्रकाश जी, आपने कहा था प्रायोजित, जबकि सच बात तो यह है
कि किसी को नहीं मालूम था कि अग्निपथ योजना आ रही है। एकदम अग्निपथ योजना आई, रिएक्शन हुआ दूसरे दिन और बिहार में सब कुछ हो गया। नंबर एक, आप कह रहे हैं कि कुछ गलत तत्व, तो ये गलत तत्व कौन है, जरा हमको ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि कौन से गलत तत्व है। और फिर इसको प्रायोजित कर रहे हैं, बल्कि ये मैं तो मानूंगा कि एक रिएक्शन है। जिनको ये लगा कि हम तो बड़े तैयारी में थे, हम तो सेना में जाएंगे, और 2 साल के बाद उनको साफ साफ कह दिया गया कि नहीं नहीं साहब, आपके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। एक रिएक्शन, तो आप इसको एज ए रिएक्शन या फिर जैसा आप कह रहे हैं प्रायोजित, इसके बारे में जरा आप हमको और कौन गलत तत्व हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कुछ तत्व जी देश में अराजकता फैलाने के कौन है, लिए इधर थोड़ा सा इनको संकेत दीजिए। ये कौन ऐसे लोग लोग हैं जिनकी राष्ट्र पर विश्वास कम, अस्थिरता पर विश्वास ज्यादा है, उनको कहीं से ये फाइनेंस क्या राजनीतिक दल के लोग हैं? नंबर एक, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है। या किसी धर्म संप्रदाय के, धर्म संप्रदाय की भी जरूरी नहीं है। नहीं तो फिर जब कहीं के भी ऐसा है कि ये जो विदेशी तत्व हैं, विदेशी तत्व ही इनको फाइनेंस करते हैं। जी। इनमें अधिकांश लोग ये वो लोग हैं जिनके एनजीओ के फंड बंद हो गए, जिनके ऊपर तमाम वो जिसको कहते थे कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरीके की जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जब उन्होंने अपनी फेल्योरनेस को समझा तो उन्होंने हिंदुस्तान के जज्बातों को इस तरीके से उभारना शुरू किया कि जरा सी भी बात हो आप मारने मरने पर उतर आए। ये धारणा धीरे धीरे लोगों में घर करने का काम जो कर रहे हैं, घृणा का वो काम है। मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, पहली बात तो एक मिथक है, सेना की भर्ती नहीं बंद हुई है, ये एक एडिशनल योजना है। क्या आप ये कहते हैं कि सेना की वो जैसे बिल्कुल होगी, होती रही है, होती रहेगी, बिल्कुल होती रहेगी, भी होती रहेगी, बिल्कुल होती रहेगी। इस तरीके का तो कोई बयान अब तक आया नहीं है। मना कहाँ किया हमें बताइए। आज जब तो हम कहते हैं कि अच्छा नहीं मना किया है, हम आपकी बात मान लेते नहीं मना, तो ये बात क्लियर करनी चाहिए कि वो भर्ती जारी रहेगी। ये काम भर्ती 3 साल से बंद है वर्मा जी, बंद है। मैंने सबकी बात को बड़ी शांति सुना है। 45 नई भर्ती 4 साल के लिए, मुझे भी पूरी बात कह लेने दीजिए। उसके लिए बात एक बात बताइए, रक्षा मंत्रालय ने नहीं कहा कि 50 साल की भर्ती होगी। वर्मा जी मैं इसका पटाक्षेप भाई तो कुछ कहने नहीं दिया जा रहा है। मुझे अगर आप कहने नहीं देंगे तो मैं संक्षेप में जल्दी से संक्षेप में बताओ। जब ये बात आए कि 25% लोग एब्जॉर्ब किए जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब 75% लोग भी तो कहीं से आएंगे। कहा तो वो कहा है, वो नॉर्मल भर्ती से आएंगे, वो नॉर्मल भर्ती से आएंगे। तो क्लियर ये कहा है, ये इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है। अरे साहब 75% के लिए कहा गया है, 1 मिनट, 75% के लिए कहा गया है विभिन्न सेवाओं में उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको दिया जाएगा। आपका क्या बात है वर्मा जी? 2 बातों में ये कहा गया जिनको 25% को हम रिटेन कर लेंगे अग्निवीरों को, ठीक है, वो जो 75% अग्निवीर बचेंगे वो उनके एडजस्टमेंट की बात है। लेकिन फौज में जो 75% चाहिए वो तो भर्ती से आएंगे। क्लियर है, वो कहा कि बरूद जी की बात करें। वायुसेना में मैं धर्म प्रकाश गुप्ता जी को खैर बता दूं, 3 साल एक श्यामदेव जी, हम वही बात क्लियर करने जा रहे हैं। हाँ। कि मैं बता दूं, वायुसेना में 2020 में सैनिकों को भर्ती करने के लिए उन्होंने वायुवीर मतलब वायु सैनिक करके उन्होंने भर्ती करने के लिए लेकर के आए थे। उसमें लगभग 9,500 बच्चों का सब कुछ हो गया, फिटनेस हो गया, परीक्षाएं हो गई। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे अपने एनरोलमेंट का और अपने ज्वाइनिंग लेटर का। यही उनके पास आज से 17-18 दिन पहले मैसेज पहुंच गया कि ये परीक्षा कैंसिल कर दी गई। इसी को लेकर के उसका बहुत बड़ा केंद्र ग्वालियर था। ग्वालियर में जो हिंसा हुई एमपी में, वो इसी बिहार पर हुई। वहां पर वायुसेना जी को इस चीज की नॉलेज नहीं है, अनावश्यक। देखिए, हम लोग एक डिबेट में बैठे हैं, आप कानपुर के बहुत सम्मानित नेता हैं, है ना, और मैं आपसे चाहूंगा
कि थोड़ा सा, धर्म प्रकाश जी मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा पार्टी की रीत और नीत से अगर कहीं पर हमारी पार्टी से कुछ गलत होगा तो मैं बैठ को निश्चित इस डिबेट चैनल में मैं इसको स्वीकार करूंगा कि हाँ ये गलत हुआ है, इसमें हम लोग आवाज देंगे। चलिए, ये देश की बात है, देश की बात है। लोकतंत्र में आपको किसी योजना में खामी लगती है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध होना चाहिए, मगर मैं ये चाहता हूं हिंसा नहीं, आप लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कीजिए, बिल्कुल होना चाहिए। हिंसा का तो कोई हिंसा कोई समर्थन नहीं। मेरा सवाल ये धर्म प्रकाश, कोई भी बैठ करके हिंसा में समर्थन नहीं करेगा, मगर अगर आपने इस तरीके का आरोप लगाया कि वो टुकड़े टुकड़े वाले हैं, ये वाले हैं, वो कहाँ गए? वो जो आपने इस तरीके, और आपने कहा कि एक माहौल बना दिया गया है, तो मेरा कहना है कि अग्निपथ योजना के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, एकदम सरकार ने प्रस्तुत किया, लॉन्च किया और उसका रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन इसलिए हुआ कि जो लोग वर्षों से सेना में भर्ती के लिए लाइन पे खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा झटका लग गया और वो आंदोलन कर बैठे। सीधी सी बात ये है। तो अब इसमें फिर क्या गलती है इसमें? क्या सरकार को कम से कम ये नहीं करना चाहिए था कि जो लोग वेटिंग में हैं उनसे कहते अच्छा भाई आपको मौका देंगे, लेकिन अब ये नई प्रक्रिया शुरू होगी। मेरा सवाल केवल ये है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, जब किसी चीज का लोकतंत्र में विरोध आता है, लोकतांत्रिक विरोध आता है, सुझाव आते हैं, उनको स्वीकार करना सरकार का दायित्व तो है, उस पर वर्किंग करना चाहिए। लेकिन आप 1 घंटे के अंदर चाहे कि रिएक्शन आ जाएगा, आपने तो 1 घंटे के अंदर कर दिया रिएक्शन, तो सरकार को भी तो समय चाहिए। मतलब आप क्या मानते हैं कि सरकार इस पर विचार कर रही है? क्या सरकार इस पर अपना कोई फैसला देगी? वरुण गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री जो युवाओं की समस्या उनका समाधान करें। क्या आप ये मानते हैं कि करेंगे? पुनर्विचार होगा? क्या होगा? बिल्कुल विचार होगा। देखिए, अगर विचार ना होता, एक स्टेप विचार हुआ, हाँ। 2 साल वाली कठिनाई को लेके 21 से 23 किया गया, एक विचार हुआ, एक कदम आगे बढ़े। हमको जो जो खामियां नजर आएंगी, अगर कोई चीज अच्छी नहीं, हम उसे समाप्त भी करने के लिए तैयार हैं। भाई किसान कानून में हमने पीछे लिया, आपका बड़ा विरोध था, हम ही ने तो किया। इसके पहले हिंदुस्तान में कोई मिसाल हो तो हमें बताइए। नहीं तो इस तरह कानून देश में बने भी नहीं थे। हिटलरशाही वाले कानून, वर्मा जी एक मिनट, देखिए राय मशविरा में, देखिए राय मशविरा में मैं तो देखिए विपक्ष क्या रहा आज, एक मिनट, आज मैं केवल बात करता हूं, नहीं बड़े विद्वान आप जानकार के पढ़े राय नहीं लेते हो को इसमें। एक मिनट देखिए, मैं बार-बार इस बात को मैं कह रहा हूं, वर्मा जी मेरे इस बात को, शायद हमारे साथी प्रवक्ता इस बात को समझेंगे अच्छे ढंग से कि कहीं पर पार्टी और दल से उठ करके देश के प्रति आज यहाँ बैठने जब आया, हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये थी कि देश के प्रति ये डिबेट हो रही है, बात कर रहे हैं, देश के प्रति आज हम लोग जवाब ही प्रति बात कर रहे हैं। पहली बात बिल्कुल धर्म प्रकाश जी, एक मिनट मेरी बात, आज देश का युवा सबसे ज्यादा इस चीज में है साहब कि 4 साल बाद वो करेगा क्या, उसके पास एक मिनट मैं पूरी बात धर्म प्रकाश जी बता दूं, मैं इनसे जवाब भी चाहूंगा, जवाब चाहूंगा कि आज उसने 17 साल में वो इंटर करके खड़ा हुआ, उसके हाथ में कोई कौशल विकास का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो चला गया सेना में, 6 महीने की ट्रेनिंग उसकी हुई, 1 साल की छुट्टी उसकी लगभग हुई, 2.5 साल की नौकरी पे, वो बड़े हथियार तो चलाना नहीं सीख पाएगा, वो छोटी मोटी रनिंग ट्रेनिंग जो होती है सेना में वो करके, और 2.5 साल बाद इसका कोई आपने मापदंड नहीं दिया, मैं इस योजना की सिर्फ बातें कर रहा हूं, इसका कोई मापदंड नहीं दिया कि 2.5 साल बाद आप 4 साल बाद आप उस 25% को छांटने का क्या क्राइटेरिया, एक मिनट श्यामदेव जी, कि उसका क्राइटेरिया क्या है, आप 25% को किस क्राइटेरिया में छांटोगे, उसका क्या है, उसके बाद जो 75% निकल के लड़का आया, उसके हाथ में आपने कहा साहब 10 लाख रुपया दे रहे हैं, वो रूरल इलाके का रहने वाला लड़का, उसके हाथ में कोई कौशल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसको आपने ये भी एक चीज बोली है अपने इसमें कि हम उसको कौशल का सर्टिफिकेट दे देंगे। भाई 4 साल की नौकरी में वो सेना में वेपन चलाना सीखेगा, देशभक्ति का पाठ सीखेगा, सेना के देश के लिए लड़ना सीखेगा कि वहां कौशल विकास। अब उसकी बात सीधी अभी हमारे साथ ये बोल दें कि वो इजराइल में, साउथ कोरिया में, वो दूसरी बात देशों में, वहां पर वो दूसरा 4 साल वो लड़का करेगा आपके। हाँ, बस एक मूल सवाल जिसको लेकर के आंदोलन हो रहा है, 4 साल बाद क्या करेगा, इसका जवाब लेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर स्वागत है
हम चर्चा कर रहे हैं, एक अहम बिंदु खड़ा हो गया है। 4 साल बाद वो युवक क्या करेगा? 11-12 लाख मिल जाएंगे, पेंशन है नहीं, ये व्यवस्था भी कर दी गई है कि अगर उस प्रशिक्षण के दौरान या सेवा काल के दौरान कोई अप्रिय घटना हुई तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप किसी तरीके से अन्य चुटहल हो गए तो उस हिसाब से आपको 44 लाख के हिसाब से भी दिया जाएगा। मैंने सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो ये आंदोलन हो रहा है उसके पीछे एक मकसद है कि 4 साल बाद क्या करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न सेवाओं में हम इनको एडजस्ट करेंगे। आज फिर कहा, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सवाल 75% लोगों का है और 75% लोगों को कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा। वो जब 4 साल बाद बाहर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मूल प्रश्न ये है, इसका जवाब चाहिए। और जैसा भी वरुण जी ने इस सवाल को उठाया है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा श्याम देव से पूछूंगा, आपको भी इस सवाल में कहीं कोई इफेक्ट वर्ड दिखता है? नहीं तो फिर तो धर्मप्रकाश जी जवाब देंगे ही। वर्मा जी, 4 साल बाद उसकी उम्र जब 23 साल हो जाएगी जी, 21 साल थी, 23 किया उन्होंने, 23 साल के बाद उसको सर्विस, आज आप मुख्यमंत्री जी लोग कह रहे हैं भाजपा के, हम उनको उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तराखंड के सरकार में सर्विस देंगे। आज 8 लाख जगह खाली उत्तर प्रदेश में है, 23 लाख जगह खाली हिंदुस्तान में है। 8 लाख वाले भरे योगी जी, वो तो भर नहीं रहे हैं। ये 75% लोग नौकरी देंगे। वो ये कहना, वो कथनी करने में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री जी ने कितना वादा किया 2014 में, एक पूरा नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कुछ नहीं, उनको विश्वास नहीं है नौजवानों को। आप उसी नियुक्ति लेटर में लिख दीजिए कि जब आप यहाँ सेना से रिटायर होंगे तो आप उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्ती की जाएगी। ये आप लिख के दीजिए उनके लेटर में, तब उनको विश्वास होगा। मुख्यमंत्री जी, आप रक्षा मंत्रालय से अनुरोध कीजिए कि उनका नियुक्ति पत्र मिले तो उसमें लिख के सरकार दे दे, तब विश्वास होगा। चलिए, ये मेरी मांग है। धर्मप्रकाश जी, अब आप बताइए, ये जो 4 साल के बाद जो अनिश्चितता का माहौल युवाओं के सामने होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वर्मा जी, एक प्रश्न से प्रश्न खड़ा हो रहा है जी। आज हिंदुस्तान में जी, जितनी सरकारी नौकरियां हैं उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट नौकरियां हैं। ठीक। जो मल्टीनेशनल, प्लीज भी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सारे के सारे बॉन्ड भराते हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक। हम अपने लड़के को 10 लाख रुपया दे करके बीटेक कराते हैं और 3 साल के बॉन्ड के बाद हम वहां क्वेश्चन नहीं करते 3 साल बाद मेरा लड़का क्या करेगा। उसके लिए तो कोई अल्टरनेट नहीं है। आपने नरेगा में कितने दिन का काम दिया, बाकी दिन के लिए आपने नहीं सोचा कि वो आदमी भूख से मर जाएगा। बस इस चीज का कुछ होने तो दीजिए। आज उसके पास 11 लाख 12 लाख रुपया आएगा और उसके बाकी उसको शिक्षा कहीं नहीं रोकी गई। अन्य नौकरियों की उम्र 27 साल तक है, उसमें तो नहीं रोका गया। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। आज सुरक्षा एजेंसी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कि लोगों की रिक्वायरमेंट है। भाई अब बोल लेने दीजिए। हाँ, जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि जो कंटेक्चुअल लेबर होती है, लेबर शब्द इसलिए इस्तेमाल करना, कॉमर्स का आदमी हूं, वरना जो कंटेक्चुअल सर्विसेज होती हैं उनके बाद ये प्रश्न हमेशा खड़ा होता है। इसलिए उसका जो सुपर एनुएशन है वो सुपर एनुएशन मजबूत होना चाहिए। आज तक कोई योजना इस तरीके के कंटेक्चुअल आई, जैसे किसी जमाने में शिक्षा मित्र आई थी और उसमें यह था जब हटा दिए जाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। आज कम से कम 11 लाख रुपया 12 लाख रुपया उसको मिल तो रहा है। तो प्रश्न इस चीज का है कि चीजों के आयाम बिल्कुल आप रखिए कि 4 साल बाद। अब पहली बात जैसे आपने कहा कि भाई भर्ती बंद कर दी गई ना, इस पे बंद करने की बात है ना खुले होने की बात। चलिए मैं दोनों बातें मान लेता हूं, इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए और विपक्ष को इस स्पष्टीकरण को पूछना चाहिए। ठीक बात। और 4 साल, एक मिनट साहब, 4 साल बाद उस लड़के की पढ़ाई में रोक नहीं है, उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि केवल फौज में बंदूक चलाने का ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। मैंने तो IMA में के पास में 5 साल रहा हूं।
हर चीज का प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण बाकी काम आते हैं। मैं देखता हूं, मैं बैंक में था, बैंक में जो हमारे एक सर्विसमैन आते थे वो दूसरों से बेहतर काम करते थे। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस आज भी होते हैं। लोगों को ऑफिस में सुपरवाइजर चाहिए, कहते हैं एक सर्विसमैन हो भैया ले आओ। होटल मैनेजमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप एक चीज को सब कुछ सरकार से गारंटी क्यों लेना? आपने आज तक हिंदुस्तान में कहीं गारंटी दी? फिर 8 लाख और 16 लाख गिना दिए, क्या वो 4 साल में ही उतने लोग खाली हो गए? आप समय दीजिए। हाँ, तो अभी ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती है 3 साल के लिए, 4 साल जो भी करती हो, ठीक है, उनको बड़ा अवसर मिलेगा 4 साल बाद जब वहां से आएंगे आर्मी से। मैं पूछना चाहता हूं 2014 के बाद आज तक हिंदुस्तान में कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां आई? मैं गिना दीजिए आप मुझको, अभी आज एक भी आई बता दीजिए, नाम बता दीजिए हमको आप। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे 12 लाख मिलेगा, 11 लाख मिलेगा। सेना में 15 साल सिपाही जब अवकाश करके कहा जाता है तो उसको 40 लाख 50 लाख मिलता है, पेंशन मिलती है उसको। कितने साल? 4 महीने पेंशन मिलती है, कितने साल? आजीवन पेंशन मिलती है। कितने साल में? कहाँ पेंशन दे रहे हैं? कितने साल में पेंशन दे रहे हैं? कितने साल में? 4 साल बाद वो क्या 10 लाख में तो एक छोटा कमरा मकान नहीं बन पाएगा? कहाँ रहेगा वो? 10 लाख आप दे रहे हैं, आसान कर रहे हैं, 10 लाख और 30,000 तनख्वाह में से 9,000 महीने आप काट रहे हैं उसकी तनख्वाह में से। ठीक बात। 9,000 हम भी दे रहे हैं, 9,000 हम भी दे रहे हैं। आप नहीं दे रहे हैं, भारत सरकार नहीं दे रही है, हम टैक्स को दिया जा रहा है, आप नहीं दे रहे सरकार हो। दूना देती है। ठीक बात। एक वर्मा जी, एक सवाल ये है वरुण जी, जैसा कि अभी उठाया धर्मप्रकाश जी ने, 3 साल का बांड भरवाया जा रहा है, अब सब जगह ऐसा हो रहा है, तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत है? देखिए ये सरकार जब 2014 जब से देश में आई जी, तो सारी इन्होंने देश की जितनी भी सरकारी, एक तो आज तक कोई सरकारी योजना को ये ला नहीं पाए कि सरकार ने कोई नया उपक्रम अपना चालू किया हो। देश में आज तक चलते हुए सारे उपक्रमों को इन्होंने बेचने का काम किया, प्राइवेटाइजेशन का काम किया, मगर विपक्ष ने मौके मौके पर अपनी आवाज को उठाया, जनता के बीच में ये आक्रोश नहीं गया वर्मा जी, क्योंकि ये आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बाहर अशोक की लाट लगी रहती थी, उखड़वा दी गई, वहां पे प्राइवेटाइजेशन आपने कर दिया, रेलवे को आप प्राइवेट में ले गए, चौधरी चरण सिंह सारे हवाई अड्डों को आपने अडानी अंबानी को दे दिया, ठीक था। आप सरकार में आ रहे थे, आप मीडिया चैनलों को खरीद रहे थे, आपको सत्ता में आना था, आप उनसे सारा चंदा, मगर आज जब देश की अस्मिता का सवाल है, आज हमारी सामरिक व्यवस्था में हिंदुस्तान पाकिस्तान से, बगल में चाइना से, इधर बांग्लादेश से, उधर श्रीलंका से, म्यांमार से, रोहिंग्या, आज नेपाल तक छोटा सा देश जो 2014 पहले हमारा मित्र राष्ट्र हुआ करता था, आज वो भी हमको आंख दिखा रहा है। इस परिस्थितियों में आज आप देश को इस तरफ ढकेल रहे हो कि आज आप पेंशन से और इन चीजों से, आप उसमें भी बनिया थे, आपने पहला शब्द बोला मैं बनिया हूं जब देश में आप प्रधानमंत्री बने, तो आप बनियागिरी देश की सुरक्षा को लेकर के ना करो। देश की सुरक्षा में आज जिस तरीके से वर्मा जी, आज लड़का अपने आप को, जो इन्होंने कहा कि 4 साल, आपका जो क्वेश्चन था कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखिए वो एक क्वालिफिकेशन करके गया होता है, वो MBA, BEd, MAd और PGDM तरह तरह के कोर्स जो आजकल प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं। देखिए एक जो सैनिक होता है, बात मेरी समझिएगा, बात मेरी समझिए, जो वर्मा जी जो सैनिक होता है 4 साल की उसकी जो ट्रेनिंग होती है, ठीक बात, उस ट्रेनिंग में उसके इतने बूट चटकाए जाते हैं कि वो आगे की जब वो 4 साल सेना में कमा के आएगा, आप समझिएगा वर्मा जी, अगर आपका सुपुत्र हो या हमारा छोटा भाई हो, हम उस दर्द को समझेंगे और जानेंगे, और धर्मप्रकाश गुप्ता जी भी जान रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश की सुरक्षा पे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आज बात यह है कि जो व्यक्ति 4 साल नौकरी करने के बाद, सैलरी लेने के बाद उसके हाथ में कोई कौशल नहीं होगा। आपने भी कहा कि सेना में बहुत से काम होते हैं भाई, वहां पे माली भी होता है, कपड़े धोने वाला भी होता है, खाना बनाने वाला भी होता है, वो चामदेव जी है ना जी, जिस तरीके से वहां पे इतने सारे काम आदमी करता है, मगर स्किल डेवलपमेंट का जो एक मामला रहता है कि आदमी उसमें जाएगा, उसमें करेगा, उसके पास कोई नहीं। और जिस तरीके से अभी हमारे कई डिबेटों को मैं देख रहा था वर्मा जी, उसमें बैठ करके कई भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम इजराइल की हम टेक्निक उठा के लाए, हम दक्षिण कोरिया की उठा रहे हैं। देखिए वहां पर बॉन्ड भरते हैं, वो छोटे संख्या के देश हैं, वहां पे बॉन्ड भरते हैं।
बरोबर देखिए कि जिस तरीके से सेना में आदमी वहां पर नौकरी करेगा और सेना में नौकरी करके निकलेगा, उसके बाद उसको कंफर्म जॉब वो देश की सरकार देगी। मगर यहाँ पर जो अनिश्चितता का दौर है, आज ये युवा जो बस जला रहा है, जो हम लोग चैनलों में देख रहे हैं, जो आज वो ट्रेन जला रहा है, वो अपनी अनिश्चितता के लिए लड़ रहा है कि हम करेंगे क्या। बिल्कुल, इसका जवाब सरकार के पास कुछ भी नहीं है। चलिए, हो गया, मैं आपकी बात से सहमत हो गया। अब जरा एक सवाल धर्मप्रकाश जी मैं आपसे और पूछूंगा, क्या कारण है कि जो आपके दल के ही लोग और आपके सहयोगी ही अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं? उदाहरण, वरुण गांधी ने बाकायदे रक्षा मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि भाई ये जो युवा लोग कह रहे हैं इनकी शंका का समाधान कीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन सेना में रहे, उन्होंने भी इसका विरोध किया, वो आपके सहयोगी है पंजाब में। जेडीयू जो बिहार में आपके सबसे ज्यादा, जहां पर बिहार में सब कुछ हो रहा है, उसने भी, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अग्निपथ का विरोध किया और कहा इसे वापस लेना चाहिए। तो आपको तो आपके लोग ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब क्या होना चाहिए? मेरिट डिमेरिट पर विचार होगा जी, होकर के कुछ न कुछ निकलेगा जी। जो खराबी होगी उसको दूर करना तो कर्तव्य है जी, और विरोध होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ आंतरिक पारदर्शिता है कि वरुण गांधी में ये दम तो है कि वो अपने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिख सकें, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख सकें। बाकी जगह तो ये है कि आपका मुंह बंद जो हमने कर दिया वो कर दिया। हम आपने विचार करने विचार करेंगे। धर्मराज जी, एक सवाल इसी साथ में, आप भी चिंतन कर रहे हैं, आप भी विचार कर रहे हैं, आपके सामने बहुत, आपको क्या कमी इसमें दिख रही है? देखिए, प्राइमा फेसा, आपने जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही कि मेरिट डिमेरिट पे विचार हो रहा है। देखिए, प्राइमा फेसाई, हाँ, दो स्पष्टीकरण लोगों के सामने आ जाने चाहिए। स्पष्टीकरण मैं कह रहा हूं, सही बात, कि एक तो जो सेना की नियमित भर्ती है वो चालू रहेगी, ठीक, जैसा मुझे इंप्लॉयड लगता है, ठीक। दूसरी बात, जब आप उनका कौशल विकास का सर्टिफिकेट देंगे तो इसमें ये जरूर ऐड हो सकता है, ये एक मेरे सुझाव भी है कि वो जब मिलिट्री की ट्रेनिंग में जाएं, उनको ऐसी भी कुछ ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो जब रिटायर होकर के या जब वो टेन्योर पूरा करके आए तो उसका वो फायदा समाज में उठा सके। दूसरी बात कि जो सर्विस के लिए इस तरीके के लोग सर्विस करके आए उनको ये भी किया जा सकता सुझाव के तौर पर 1-2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाए दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, दूसरी जगह नौकरी करने के लिए। तो और जैसे एक सुझाव आ रहा है, जैसे हमारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जब हम पुलिस बल या अर्धसैनिक बल में कुछ करेंगे तो इनको उसके कुछ वेटेज देंगे। तो ये चीजें अगर आ जाती हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खराबी नहीं है और एक व्यक्ति को अनुशासन में रहने की परंपरा बननी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि मेरे देश का कोई व्यक्ति जब भूखा रह के गद्दार नहीं बनता है तो कुछ न कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद गद्दार नहीं होगा, वो राष्ट्र प्रेमी होगा। तो ये बहुत अच्छी बात की सामने सुना आपने वरुण जी, बस सामने संक्षेप में आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, ये मेरा सवाल ही है। मेरा एक ही मांग है, हाँ, कि सरकार से, हाँ, इस पूरे कानून को वापस ले। जैसे नियमित सेना की भर्ती होती थी वैसी भर्ती की जाए। 3 साल से रुकी है, क्यों फैसला लिया? क्या कारण था, क्यों फैसला लिया आपने? इसलिए लिया कि आपको पेंशन न देना पड़े। ठीक बात, स्वादघात कर रहे हैं। ठीक बात साहब, अब वरुण जी आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, ये जो सरकार जो ये लाई है इस पे इसको रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लाए हैं, देखिए वर्मा जी, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये इनको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चीज लानी चाहिए थी। हाँ, आज आपको ये लाना था तो आप इतने एनसीसी कैडेट है हर महाविद्यालय में, आप उनके ऊपर ही अप्लाई कर देते, आप उसमें से सबको ज्वाइनिंग लेते, एक मिनट देव जी, है ना, जिस तरीके से आज सैनिक एनसीसी के कैडेट जो सारे महाविद्यालयों में होते हैं, आप उनको ही लेकर के आते, उनमें से आप उनको अग्निवीर बनाते, अग्निवीर बनाने के बाद आप उनको 25% सेना में ले जाते, 75% बायकाट कर देते। ये जो धर्म प्रकाश गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि वो सेना में अलग से भर्ती होगी, धर्म प्रकाश जी ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल इसमें साफ है, वो सीधे सैनिकों के रूप में भर्ती करके उनको 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में लेकर के 75% को बाहर, 25% को अंदर। वो जो 25% जा रहे हैं, वो जो 25%
100% जा रहा हूं, पेंशन के भी अधिकारी हैं और फुल लाइफ नौकरी के भी अधिकारी हैं। आप इस बात को समझिए। आप ये डिबेट को गलत दिशा में हम लोग लेकर के जा रहे थे। जो असली बात है, सरकार को ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये योजना लानी चाहिए थी, देश को साफ करना चाहिए था। ये तुगलकी फरमान जो ले आते हैं नरेंद्र मोदी साहब कि देश में नोटबंदी, जीएसटी, किसान कानून भी, और अब ये सेना के ऊपर पहली मार हुई आम जनता पर, दूसरी मार हुई, वर्मा जी एक मिनट, दूसरी मार हुई व्यापारियों पर, तीसरी मार हुई किसानों पर, और चौथी मार हो गई है देश के जवानों पर और देश के नौजवानों पर और देश के सैनिकों पर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इस योजना को ये वापस ले। अच्छा, बस आखिरी सवाल जी, और मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अब डिबेट का समय भी हो रहा है, हमारे संकेत दिए जा रहे हैं। सामदेव जी, ये बताइए, ये जो हिंसा हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हिंसा इसी बात पे रुक सकती है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठे और वहां बैठ करके इस पूरे जो 4 साल का ये जो अग्निपथ का फैसला लिया गया है, वापस किया जाए, उसको वापस ले, और जो उनकी परीक्षा का रिजल्ट रुका हुआ है भर्ती का, वो घोषित करें। ठीक बात, हो गया। इससे 50,000 नियमित भर्ती हर साल की जाए। ठीक है, हो गया। आपके वरुण जी, आपका क्या सुझाव है, कैसे ये हिंसा रुके? जिस तरीके से बड़ा हृदय दिखा करके देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए, माफी मांगते हुए कृषि कानून को वापस लिया था, वो मगर उसमें 1.5 साल देश का किसान बैठा रहा। इसमें अभी 3 दिन हुए हैं, देर नहीं हुई है। विपक्ष की तरफ से, कानपुर की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मेरी मांग है कि फिर माफी मांगते हुए इस अग्निपथ योजना को वापस लें। इससे देश के नौजवानों के अंदर जो एक विद्रोह की भावना पनप रही है वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो सरकार की चूल्हे हिलाने पर युवा कहीं पीछे नहीं होगा, क्योंकि युवा शक्ति है। ठीक, इसका कोई लीडर नहीं है। धर्मप्रकाश जी, कैसे रुकेगी ये भी हिंसा? देखिए, ये हम सब का दायित्व कि हिंसा पहले रुकनी ही चाहिए। हिंसा रुकनी चाहिए। मेरिट और डिमेरिट पर हमेशा विचार के लिए तैयार रहना चाहिए लोकतंत्र में, और उस पर विचार होना चाहिए। अगर उससे कोई अच्छी चीज निकलती है उसको लागू किया जाना चाहिए, अगर अच्छी चीज नहीं निकलती है तो उसको रोकना चाहिए। हिंसा कैसे रुकेगी? हिंसा के लिए कैसे रुक जाएगी? हम सबको प्रयास करके अपील करनी चाहिए, हिंसा मत करिए। हम सरकार से बात कर रहे, विपक्ष सरकार से बात करे और सरकार विपक्ष से बात करे, सबका दायित्व है ये। मगर आप जाते नहीं। ये हिंसा रुकने का सिर्फ एक माध्यम हो सकता है। जिस तरीके से अभी इसमें प्रधानमंत्री की लॉन्चिंग नहीं हुई है, इसमें सिर्फ रक्षा मंत्री की लॉन्चिंग हुई है। प्रधानमंत्री साहब का सर शर्म से नहीं झुकेगा। एक बार रक्षा मंत्री को गले में घंटी बांधी गई है, वो फिर आकर के देश से कहें कि युवाओं हम लोग ये योजना वापस ले रहे हैं, ये हिंसा आज रात में रुक जाएगी। और हमारे धर्मप्रकाश जी का सुझाव है कि सभी राजनीतिक दल के लोग मिलकर के अपील करें, इसको शांत करें और सरकार से वार्ता करें। धन्यवाद जी, ठीक है ना? अपील। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी और श्याम जी। बहुत आप लोगों ने सार्थक तरीके से और तर्क संगत विचार रखे हैं। निश्चित रूप से अग्निपथ की समस्या का हल होना ही चाहिए। मेरिट डिमेरिट कुछ भी हो, लेकिन इस पर तुरंत चिंतन किया जाना चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।